हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का भाग 6। सामान्य हिंदी के भाग 6 में आपको विसर्ग संधि का पार्ट सेकंड पढ़ाया जाएगा और पिछली कुछ क्लासों में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि अच्छे से कंप्लीट करा दी गई हैं और विसर्ग संधि का पार्ट 1 करा दिया गया है। आज आपको पार्ट सेकंड कराया जाएगा और आज लगभग आपकी सारी संधियाँ अच्छे से फिनिश हो जाएंगी। तो आप पीछे की क्लास भी अगर देखते आ रहे हैं तो आपको पसंद ज़रूर आई होंगी, और यदि आपने नहीं देखा है, आप न्यू मेंबर हैं, तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगी। और आप उन क्लासों को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो उन क्लासों को ज़रूर देखिए और फिर आगे की क्लास देखिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं आज के अपनी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का भाग सेकेंड। ठीक है, विसर्ग संधि का भाग 2। चलते हैं आज के टॉपिक पे। विसर्ग संधि के भाग 2 में हम लोग पढ़ रहे थे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 लगभग हम लोग फिनिश ही कर चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना है नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 में विसर्ग संधि का लोप हो जाना है। ठीक है, क्या होना है? विसर्ग संधि का लोप। तो लोप कैसे होगा ये आपको देखना है। नियम के भी कुछ भाग हैं, तो सबसे पहले चलते हैं भाग 1 पे। नियम नंबर के भाग 1 पे चलते हैं। तो भाग 1 में दिया गया है, यदि विसर्ग के बाद छा हो, क्या हो? विसर्ग के बाद छा छाता हो तो विसर्ग का चा हो जाता है आधा चा। हलंत लगा हुआ है तो आधा चा। देखिए आप लोग फार्मूले में, तो आपको विसर्ग मिला, विसर्ग के बाद में छा छाता मिल गया, तो आपका ये आधा चा हो जाएगा। ठीक है, आधा चा हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अनु प्लस छेद, और अनु के बाद आपको मिला विसर्ग। और इसके यहाँ इस नियम में आपको ये देखना है कि विसर्ग के पहले आपको किसी शब्द से कोई मतलब नहीं है कि क्या स्वर है क्या व्यंजन है, बस आपको विसर्ग के बाद वाला देखना है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद वाला इस तरफ देखना है आपको। तो ये क्या है? छा। छा छाता आपको मिल गया। तो विसर्ग के बाद अगर आपको छा मिल रहा है तो आपका विसर्ग आधे चा में बदल जाएगा। तो अनु प्लस छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद। अगला छत्र प्लस छाया, तो छत्र के बाद आपका मिल गया विसर्ग और विसर्ग के बाद मिल गया आपका छा छाता। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? छत्र प्लस छाया, तो छत्र छाया आधा चा आपका लग जाएगा। अब चलते हैं इसी के नियम नंबर सेकंड में। इसका नियम नंबर जो सेकंड है वो कह रहा है कि विसर्ग के पहले स्वर और बाद में रा यदि ये होते हैं तो स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। विसर्ग के पहले आपको कोई भी स्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद में आपको रा मिल जाए। ठीक है, तो आपका जो स्वर होगा, जो पहले स्वर होगा वो आपका दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ये आप लोग फार्मूले से भी देख लो। ये आपका है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के पहले आपको मिलना चाहिए स्वर और बाद में मिलना चाहिए रा। तो आपका जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग आपका इस दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो देखते हैं कैसे बदलेगा एग्जाम्पल में। सबसे पहले आपको मिला नी, और नी के बाद विसर्ग मिल गया, विसर्ग के बाद मिल गया रोग, नी प्लस रोग। तो विसर्ग से पहले आपको मिला छोटी ई मिला, और दूसरी तरफ मिल गया आपको रा। तो छोटी ई और रा मिल गया विसर्ग के आसपास। ठीक है, जैसा कि आपके फार्मूले में बताया गया है, पहले कोई स्वर और बाद में रा। तो आपका नी प्लस रो क्या हो जाएगा? नी जो छोटी ई मिली है ये छोटी ई से बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? दीर्घ स्वर में। तो नी प्लस रोग हो गया नी रोग। और अगला नी प्लस रस, इसमें क्या है? नी आपको छोटी ई मिल गया विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद में आपको फिर से देखो रा मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नी प्लस रस नीरस हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले नियम में चलते हैं। इसका अगला नियम है यदि विसर्ग से पहले आपको क्या मिल जाए? छोटा आ और बड़ा आ, और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर हो। ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या हो? कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग यहाँ से हट जाएगा और सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार नियम देख लीजिए। यदि विसर्ग से पहले आपको छोटा आ और बड़ा आ मिलता है, और विसर्ग के बाद में आपको छोटा आ और बड़ा आ इन दोनों को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर मिल जाता है विसर्ग के बाद,
तो वो आपका विसर्ग वहाँ से हट जाएगा और आपको सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल है आपका अता प्लस एव, अता प्लस एव। तो यहाँ पे आपको मिला सबसे पहले क्या, विसर्ग, और विसर्ग से पहले आपको छोटा आ या बड़ा आ मिलना चाहिए। तो यहाँ आपको आपके मिल गया छोटा आ। आपको पता है कि व्यंजन में हमेशा स्वर होता है और ऐसे व्यंजनों में छोटा आ ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आपको मिला छोटा आ और दूसरी तरफ आपको मिला ए। यहाँ पे ए आ और बड़ा आ को छोड़ के कोई भी स्वर चलेगा। तो इधर आपको मिल गया ए, आ और उधर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा अता प्लस एओ में अतएव, और यहाँ से केवल विसर्ग हट जाएगा, सेम लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नियम में। आपका अगला नियम है 7 नंबर, और 7 नंबर में कहा गया है कि विसर्ग का बना रहना। यहाँ पे विसर्ग के बने रहने की बात हो रही है और वहाँ पे विसर्ग के हटने की बात हो रही थी। देखते हैं कैसे। इस नियम में कहा गया है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा बाद में का और पा हो, ठीक है, तो विसर्ग बना रहता है। ये आपको याद रखना है कि क्या है, विसर्ग से पहले आपका छोटा आ होगा और विसर्ग के बाद में का और पा होगा। ठीक है, तो आपका विसर्ग बना रहेगा। फार्मूले में देखिए एक बार, ये रहा आपका फार्मूला। तो ये है आपका विसर्ग, और विसर्ग से पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद में का या पा, बस इतना आपको देखना है। तो हमारा विसर्ग है वो नहीं हटेगा, सेम का सेम आपका पूरा लिख दिया जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से। प्रातः प्लस काल, तो यहाँ पे आपको मिला विसर्ग और विसर्ग के पहले आपको मिला छोटा आ, ठीक है, और बाद में मिल गया आपको का मिल गया। तो प्रातः प्लस काल, तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। और आगे अधा, अधा प्लस पतन, तो यहाँ पे मिल गया विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में मिल गया पा। आपको इसमें केवल का और पा बाद में मिलना चाहिए और पहले छोटा आ, बस यही देखना है। तो यहाँ हो गया आधा पतन, तो सेम लिख दिया जाएगा आधा पतन। ठीक है, तो आई होप आपको ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले नियम पे। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो वो भी देख लो पहले, फिर अगले नियम में चलते हैं। नमा एवं पुरा, नमा नमा एवं पुरा, इन दोनों में विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, स्पेशली नमा एवं पुरा में। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल से, ये हमारे अपवाद है। नमा प्लस कार, तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। कैसे, जैसे कि हम लोग पीछे भी नियम में पढ़ के आए हैं कि विसर्ग के पहले आपको आ मिल जाए और बाद में का या पा मिल जाए तो सेम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो आ मिल गया, बाद में का भी मिल गया, लेकिन हो क्या रहा है, नमा प्लस कार को सेम नहीं लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है नमस्कार, आधा सा बन गया। और पूरा प्लस कार, इसमें भी क्या है, छोटा आ मिला, इधर का मिल गया, तो पूरा प्लस कार, तो पूरा कार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपके कौन से हैं, ये आपके अपवाद हैं, आप लोग याद रखना। चलते हैं आगे। हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी की कुछ विशेष संधियों को, सबसे पहले बड़ा आ का छोटा आ हो जाना, बड़ा आ का छोटा आ हो जाना। जैसे कि ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो देख लीजिए, आम प्लस चूर, आम प्लस चूर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अमचूर। ठीक है, बस इनको ऐसे ही समझ लीजिए कि बड़ा आ का छोटा आ कभी कभी हो जाता है और कैसी संधियों में होता है, बस ये आपको देखना है। हाथ प्लस कड़ी, तो हथकड़ी। लड़का प्लस पन, तो लड़कापन। कान प्लस कटा, तो कनकटा। यहाँ से आप देखो सब में जो बड़ा आ है वो छोटा आ हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे नियम नंबर 2 में। इसमें कहा गया है कि छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ईया हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है। छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, शक्ति प्लस आ, शक्ति प्लस आ, तो आगे क्या हो जाएगा, शक्तियाँ, शक्तियाँ। यहाँ पे यहाँ लग गया, छोटी ई था तो छोटी ई के स्थान पर क्या लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ शक्तियाँ। और देवी, देवी प्लस आ, तो क्या हो गया, देवियाँ। ठीक है, देवी, देवी प्लस आ तो हो गया देवियाँ। आगे तीसरे नंबर नियम में, ई का ऊ, ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ का क्रम से छोटी ई और बड़ा, छोटी ई और छोटे ऊ में हो जाना। ठीक है, छोटी ई और छोटे ऊ में हो जाना। देखिए, नदी प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, नदियाँ। जैसे कि
आपको यहाँ पे बड़ी ई दिखी तो ये छोटी ई हो गई है, ठीक है। नदी प्लस नदियाँ और वधु प्लस ए, तो यहाँ पे आपको बड़ा ऊ मिल गया, लेकिन यहाँ हो जाएगा वधु प्लस ए तो वधुएं, यहाँ आपका छोटा ऊ हो गया। बस ये एक एक तरह से आपको बस समझ लेना है, और आपको ये नहीं मिलने वाली है, बस एक तरह से समझ लीजिए। इनको मैं आपको क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ठीक है। हा का भा होना, हा का भा हो जाना इसलिए लाया हूँ कि कभी कभी होता है ना कि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि कहाँ से आया कहाँ से आया। तो आप बस एक बार देख लेंगे तो सामने आएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। हा का भा होना कैसे? जब, तब, कब, सब, अब आदि शब्दों के पीछे ही के स्थान पर भी हो जाता है, ठीक है। कब होता है? जब, तब, कब, सब, इन शब्दों के पीछे ही के स्थान पे भी हो जाता है। जैसे कि जब प्लस ही, तो जब ही है तो ये हो जाएगा जब ही, भी हो गया। कब और ही, कब प्लस ही ये हो जाएगा कभी। तब प्लस ही तो हो जाएगा आपका तभी। सब प्लस ही तो हो जाएगा सभी, ठीक है। आगे चलते हैं आप। तो नियम नंबर 5 में देखते हैं क्या है। आपके विसर्ग संधि सारी संधियाँ फिनिश हो गई, बस ये आपके एक्स्ट्रा चल रहा है कुछ पॉइंट। 5वें नंबर पे देखिए, हा का लोप होना। हा कब लोप हो जाता है? देखिए, यह प्लस ही तो क्या हो जाएगा यही, तो ये वाला हा आपका लोप हो गया। किस प्लस ही तो किसी, यहाँ पे आपका ये वाला हो गया लोप। वह प्लस ही तो हो गया वही, ठीक है। यहाँ पे भी हा का सब में आपका हा लोप हो जाएगा। उस प्लस ही तो उसी, वहाँ प्लस ही वहीं, कहाँ प्लस ही तो कहीं, यहाँ प्लस ही तो यहीं, जहाँ प्लस ही तो जहीं। इससे आपको ये पता चलेगा, ऐसे शब्द अगर आपके सामने कभी आते हैं तो आप उनको अच्छे से संधि विच्छेद कर सकते हो, ठीक है। आगे नोट में कुछ है, हरिश सेते, ठीक है। क्या है? हरिश सेते और सचित। हरि से हरिश सेते और सचित शब्द में संधि कौन सी है? ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसमें दिया गया। हरित हरित सेते और सचित शब्द में संधि कौन सी है? स्वचित संधि, ठीक है। आप लोगों को ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है, बस ऐसा पेपर में आया इसलिए आपके सामने लाएगा। कौन सी संधि? स्वचित संधि, तो आप लोग याद रखना, हरि सेते सचित में स्वचित संधि। आगे सु प्लस आगतम तो क्या हो जाएगा? स्वागतम। इसमें कौन सा सूत्र लागू हुआ है? ये बहुत बार पूछा गया है। सु प्लस आगतम बराबर हो जाता है स्वागतम, तो इसमें कौन सा सूत्र लागू हुआ है? तो ये हुआ है आपका इको यड़ाची, ठीक है। क्या होता है? इको यड़ाची फार्मूला लागू होता है। सु प्लस आगतम स्वागतम। अगला विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संकर शब्द में नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है, विसर्ग का प्रयोग संकर शब्द में नहीं होता है। तो आज आपकी संधियाँ पूरी अच्छी तरीके से फिनिश हो चुकी हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। आपने सारी क्लासें देखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है और हेल्पफुल रही है तो आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज बस यहीं तक रखते हैं, और कल आपके लिए एक टेस्ट होने वाला है। हाँ, मैं ये तो बात भूल ही जा रहा था कि आपके लिए कल एक टेस्ट रखा गया है इन्हीं संधियों का। जितनी भी संधियाँ आपको पढ़ाई गई हैं इन्हीं संधियों से आपका एक टेस्ट होगा, और आप अच्छे से तैयारी करके आना और अपनी कमेंट भी करना कि आपके कितने टेस्ट आए हैं। बस कुछ सेकंड दिए जाएंगे आपको टेस्ट में। हर एक क्वेश्चन के बाद आप अपना कॉपी पे लिखते जाना कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, और फिर बाद में अपने नंबर कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाँ, आगे आपको मुहावरा पढ़ाना तो मैं भूल ही गया, ठीक है। तो आप मुहावरा भी पढ़ लीजिए फिर जाना अभी रुक जाओ। सबसे पहला मुहावरा आज का है, आज का सबसे पहला मुहावरा है आँखों में, एक मिनट, सबसे पहला मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना, ठीक है। आँखों में धूल झोंकना।
आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, क्या होता है? धोखा देना। तो इसको एग्जांपल से समझ लो कि आंखों में धूल झोंक कर ठग जो होते हैं वो लाखों रुपए ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। तो आपकी आंखों में धूल झोंक गए ना, कहते हैं कि 10 रुपए वाली चीज़ आपको 8 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन वो 1 किलो की जगह आपको 800 ग्राम देते हैं। फिर तभी आपको क्या करते हैं? आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है आपका आग लगने पर कुआं खोदना। बहुत ही अच्छी बात है यार, ये तो अधिकतर लोग, सभी लोग करते हैं, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। संकट आने पर निवारण का उपाय करना। ठीक है, या ढूंढना। पहले पहले कुछ नहीं करना, जब संकट आया तब आपका निवारण ढूंढना चाह रहा है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है सभी के साथ। तो एग्जांपल समझ लो, हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए सरकार पहले कुछ उपाय नहीं करती और आग लगने पर कुआं खोदती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब बाढ़ आ गई है तो अब सोच रही है सरकार, लेकिन पहले से उपाय नहीं करती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आकाश क्या है? आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे कौन कौन तोड़ता है? असंभव कार्य करते, असंभव कार्य संभव कर देना। ठीक है, ये कौन करता है? कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, जैसे कि देखते हैं, पीएम पीएम के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ कर देना आकाश के तारे तोड़ने जैसा कार्य है। ये किसने कर दिया? पीएम मोदी ने काम कर दिया। अरे वाह, ठीक है, तो तब तो सब कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आड़े हाथों लेना। ओहो, डांट फटकार लगाना कौन कौन लगाता है? ज़्यादातर लगाते होंगे अपने 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 से छोटे छोटे लोगों को, जो गलती करते हैं उनको। एग्जाम्पल देख लो। एक छोटी सी गलती एक छोटी सी गलती के लिए अधिकारी ने क्लर्क को आड़े हाथों ले लिया। आड़े हाथों ले लिया मतलब फटकार लगाई, बहुत सॉरी। आगे, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना यानी कि बहुत भारी विपत्ति आ पड़ना। कहते नहीं, आज तो मेरे ऊपर आसमान टूट गया। ठीक है, तो क्या होता है? बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, तभी ऐसा कहते हैं लोग। देख लो एग्जाम्पल से। 1,000 और 500 के नोट बंद होने की सूचना पाते ही काला धन रखने वालों के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। सही बात है। 1,000 और 500 के जब नोट बंद हुए थे तो काला धन रखने वालों के सिर पर मानो एक तरह से आसमान ही टूट पड़ा, वरना बहुत बड़ा संकट आ गया उनके ऊपर। तो आज के मुहावरे भी हो गए और आपकी क्लास भी हो गई। तो आप डेली क्लासें लेना ना भूलिए। और आपका कल होने वाला है टेस्ट संधियों का। और हाँ, एक बात बताना और भूल गया मैं आपको कि आपके लिए अब आज आज से ही डेली एक क्लास आएगी। बहुत ही कम समय में आपको जीके का एक टॉपिक फिनिश किया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और वो उन्हीं टॉपिक को टच करते हैं। तो वही टॉपिक लाए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एक बार क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, तो आगे आप करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के लिए। बाय बाय। Thanks for थैंक्स फॉर वॉचिंग। watching.